हेलो एवरीवन। चलिए आज हम बात करते हैं पावर शेयरिंग के सेकंड पार्ट का। तो हमें आज डिस्कस करना है वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। तो अगर हम डिज़ायरेबल की बात करें तो डिज़ायर प्लस एबल, डिज़ायर प्लस एबल, डिज़ायर प्लस एबल का मतलब कि ये ज़रूरी क्यों है। मतलब अगर हम डेमोक्रेसी में बात करें तो डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग जो है वो ज़रूरी क्यों है, ये चीज़ें हैं आपको समझनी है। तो श्रीलंका के केस में आपने देखा ही कि ज़रूरी क्यों है, और बेल्जियम के केस में भी। अगर श्रीलंका में ये बताता है कि अगर हम पावर शेयर नहीं किए तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे, और बेल्जियम बोलता है कि हम अगर सबके इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके पावर को इक्वली शेयर करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और आप एनसीईआरटी का हर एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस पर आप लोग ज़रूर फोकस किया करें। देखिए लिखा है 2 डिफरेंट सेट ऑफ रीजन कैन बी गिवन इन फेयर ऑफ पावर शेयरिंग। तो जब भी ये क्वेश्चन आपसे आए तो आप बोलेंगे देयर आर 2 रीज़न फॉर द पावर शेयरिंग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रूडेंशियल और सेकंड जो है मोरल। प्रूडेंशियल को हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल बेसिस पे, और मोरल को हम लोग बोलते हैं एथिकल बेसिस पे। ठीक है, इसको पहले देख लेते हैं। देखिए, पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 सोशल ग्रुप। कह रहा है कि पावर शेयरिंग जो है वो जो भी कॉन्फ्लिक्ट, जो भी विवाद है दो ग्रुप के बीच में, उनकी पॉसिबिलिटी को कम करता है। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अगर ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके बहुत सारे नुकसान होंगे, जैसे वायलेंस होगा और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी। जैसे बात कर सकते हैं कि आप बांग्लादेश में देखें, फिर आप नेपाल में ही देखें, तो वायलेंस भी हुआ और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हुआ। पावर शेयरिंग इज़ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। पावर शेयरिंग की वजह से हम लोग पॉलिटिकल ऑर्डर के स्टेबिलिटी को बनाए रख सकते हैं। अगर हम पावर को शेयर कर दें एक दूसरे से तो स्टेबिलिटी आपकी बनी रहेगी। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर द अदर में लुक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन, बट इन लॉन्ग टर्म इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन। यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर हम इम्पोज करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मेजोरिटी कम्युनिटी की जो भी चीज़ें अगर हम माइनॉरिटी पे इम्पोज करते हैं, जैसे आपने देखा कि जो सिंघालास थे वो मेजॉरिटी में थे, वो मेजॉरिटी कम्युनिटी में आते थे। उन्होंने क्या कि माइनॉरिटी जो तमिल थे उनके ऊपर बहुत सी चीज़ें थोपी थी। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, जो मेजॉरिटी हैं वो कर सकते हैं, उनको अच्छा भी लगेगा, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट रन के लिए, लंबे समय के लिए क्या है, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन। और वो जो मेजॉरिटी जो अपनी बातें या अपने हिसाब से जो चीज़ें इम्पोज करें माइनॉरिटी पे, अगर वो लंबे समय तक चला तो आप समझ लीजिए कि देश की एकता और जो अखंडता है वो खतरे में है। तो ये आपका श्रीलंका उसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि मेजॉरिटी जो है सारी चीज़ें माइनॉरिटी पे थोपती है। ठीक है, ये कुछ हद तक मेजॉरिटी को अच्छा लगता है, लेकिन आगे चल करके माइनॉरिटी उसका विरोध करते हैं, और विरोध करने के बाद आप देख सकते हैं कि वहाँ पर अच्छा खासा सिविल वॉर होता है, और सिविल वॉर की वजह से श्रीलंका की जो एकता और अखंडता है वो खतरे में पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो तमिल हैं वो अलग स्टेट की डिमांड करने लगते हैं। टायरेनी क्या होता है कि इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन है, अनजस्ट बिहेवियर और क्रूएल नेचर ऑफ द मोनार्क रूलर। अनजस्ट बिहेवियर, जस्ट और अनजस्ट का मतलब, जस्ट मतलब जस्टिस और अनजस्ट मतलब अनजस्टिस। न्याय तो टायरेनी का मतलब क्या होता है कि जो राजा होता है उसका जो बिहेवियर होता है अनजस्ट होता है। अनजस्ट मतलब वो न्याय से भरा नहीं होता, और क्रूएल का मतलब कि क्रूर, वो जो चाहता है वो कर सकता है। तो टायरेनी ऑफ द मेजोरिटी, यानी जो मेजोरिटी का जो क्रूएल एंड अनजस्ट बिहेवियर है, इज़ नॉट जस्ट ऑपरेसिव द माइनॉरिटी, इट ऑफन अट्रैक्ट द मेजोरिटी, इफेक्ट द मेजोरिटी एडवर्सली। मतलब कि ऐसे समझिए कि जो मेजॉरिटी है वो अपना अनजस्ट और क्रूएल जो क्रूर नेचर है उससे माइनॉरिटी के ऊपर दबाव ही नहीं बनाती है, बल्कि खुद को प्रभावित करती है।
यानी मेजॉरिटी माइनॉरिटी के साथ साथ अपने आप को भी खतरे में डालती है। देयर इज अ सेकेंड डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड इन फॉर अ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज़ अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अब स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या बोल सकते हैं कि पावर शेयरिंग जो है वो लोकतंत्र की आत्मा है। अब लोकतंत्र की आत्मा क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा होगा पावर शेयरिंग का कि फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल। तो डेमोक्रेसी का डेफिनेशन ही है फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल। तो अब इसमें देख रहे हैं ना, लोगों के लिए, लोगों का और लोगों के द्वारा। तो अब लोगों को ही पावर नहीं शेयर किया जाएगा, कम्युनिटी को ही पावर शेयर नहीं किया जाएगा, तो किस बात की डेमोक्रेसी? इसीलिए बोल रहा है पावर शेयरिंग इज ए स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डेफिनेशन ही है फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल। तो जाहिर सी बात है कि पावर आपको शेयर करनी पड़ेगी। ए डेमोक्रेटिक रूल्स इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विथ दोज इफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हुज हैव टू लिव विथ इट्स इफेक्ट। कह रहा है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है उसको पावर शेयर करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ जिससे जिसको गवर्नमेंट से नुकसान हुआ हो या फिर गवर्नमेंट से वो प्रभावित हुए हों। जैसे हम बात कर लेते हैं श्रीलंका में, तो श्रीलंका में जो थे मेजॉरिटी में सिंघाला थे, और सिंघाला के जो भी वर्क थे उससे तमिल जो थे वो परेशान थे, अफेक्टेड थे। तो गवर्नमेंट को उनके साथ पावर शेयर करनी चाहिए तमिल के साथ। अगर ऐसा कर देते हैं तो जो कॉन्फ्लिक्ट है तमिल और सिंघाला में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पीपुल हैव राइट टू कंसल्ट हाउ दे आर टू गवर्न। और कह रहा है कि पीपुल हैव राइट, लोगों के पास ये अधिकार होता है डेमोक्रेसी में कि वो कंसल्ट कर सकते कि गवर्नमेंट जो वो कैसे गवर्न कर रही है। जैसे दिमाग में रखिएगा आप कि बेल्जियम भी आपका एक डेमोक्रेटिक नेशन था और श्रीलंका भी आपका एक डेमोक्रेटिक नेशन था। और कह रहा है यहाँ पे ये वाली जो लाइन है आप देख ही सकते हैं, इसमें लिख रखा है कि पावर शेयरिंग इज़ द, इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है इसमें लिख रखा है पावर शेयरिंग इज़ द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। तो दोनों डेमोक्रेटिक नेशन है तो पावर शेयर तो करना ज़रूरी है, लेकिन मेजॉरिटी जो होती है श्रीलंका की वो नहीं शेयर करती है, और बेल्जियम में जो माइनॉरिटी होती है जो काफ़ी रिच और पावरफुल होती है तो वो नहीं करना चाहती है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है। ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम। लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब वैध गवर्नमेंट, वैध का मतलब एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट। आप बोल रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक नेशन है, आप बोल रहे हैं कि हमारी सरकार लोगों के लिए काम करे, लेकिन लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, यानी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए उतना अच्छे से काम नहीं कर रहे। तो कह रहा है कि वही कि अगर आप एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट हैं, वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेंट, जिसमें सिटीजन क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और एक्वायर स्टेक इन अ सिस्टम, और सिस्टम में एक अपना जगह बनाते हैं। अब देखते हैं दो रीजन, तो उसमें फर्स्ट रीजन है आपका प्रूडेंशियल और सेकेंड क्या है आपका मोरल। इसमें क्या लिख रखा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम। प्रूडेंशियल रीजन में बताया गया है कि पावर शेयरिंग जो है, पावर शेयरिंग करने से एक अच्छा आउटकम मिलता है, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। मोरल रीजन एम्फेसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज़ वैल्यूएबल। कह रहा है कि जो मोरल रीज़न है वो इस बात पे जोर देता है कि पावर शेयरिंग जो है आपका एक वैल्यूएबल है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैंने कुछ खुद से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। देखिए, प्रूडेंशियल रीजन जो है ए जस्टिफिकेशन बेस्ड ऑन द सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, प्रूडेंशियल रीजन में क्या बोल रहा है कि एक ऐसा जस्टिफिकेशन जो खुद के मतलब सेल्फ इंटरेस्ट की बात करता है, यानी सेल्फ इंटरेस्ट किसके, जो भी कम्युनिटी है, जो भी लोग हैं उनका। प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, कोई भी आप डिसीजन ले रहे हो, कोई भी पॉलिसी ला रहे हो तो उस पर प्रैक्टिकली आप कंसिडर करिए। व्हाट इज़ द एडवांटेज और बेनिफिशियल फॉर द इंडिविजुअल और ग्रुप परफॉर्मिंग द एक्शन। और कह रहा है कि कुछ भी ला रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा है इंडिविजुअली और ग्रुप को, मतलब एक लोग को उससे क्या फ़ायदा या फिर एक समुदाय को, एक समूह को क्या फ़ायदा है। इट ऑफन इन्वॉल्व ए केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉस, यानी कोई पॉलिसी आप लाते हो या फिर कोई भी चीज़ करते हो तो वो कितना उससे फ़ायदा होता है और कितना उससे नुकसान होता है। और द कंसिक्वेंस फॉर द एजेंट वेल बींग, सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी। और ये तय करता है कि लोग कितना सेफ हैं, वेल बींग है, अच्छे से हैं, कितना सेफ हैं और कितना स्टेबल है। तो आप बोल सकते हैं ना प्रूडेंशियल रीजन जो वो प्रैक्टिकल बेस है, क्या है आपका, प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल बेस पे। ठीक है,
जो प्रूडेंशियल रीजन है वो आपका किस बेस पे, आपका प्रैक्टिकल बेस पे है, ठीक है। और जो जब हम बात करेंगे मोरल रीजन का, तो मोरल रीजन जो है वो बेस्ड ऑन एथिकल कंसिडरेशन, प्रिंसिपल ऑफ राइट और रॉन्ग, प्रिंसिपल ऑफ राइट और रॉन्ग। तो दोनों में आप देखेंगे, इसमें बोल रहा है कि एथिकल कंसिडरेशन और इसमें बोल रहा है प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। तो दोनों को आप समझिए। प्रैक्टिकल कंसिडरेशन मतलब कि कोई भी चीज़ आप प्रैक्टिकली करके उसको देख रहे हो, और एथिकल का मतलब कि करना ही है, मतलब करना ही है। जैसे एक एथिकल रीज़न का मतलब मोरल रीज़न को समझिए। जैसे कि एग्जांपल आपको दे रहे हैं हम, कि जैसे हम सभी हैं, तो हम सभी को सिखाया जाता है कि हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो ये आपका एक मोरल वैल्यू, एक मोरल रीज़न है, ठीक है। तो वही कह रहा है एथिकल कंसिडरेशन, मतलब डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे इक्वलिटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए अगर डेमोक्रेसी है तो। और ये कह रहा है कि प्रैक्टिकल रीज़न, प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, यानी जो प्रूडेंशियल रीजन बोल रहा है कि आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को देखिए कि इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। प्रिंसिपल ऑफ राइट और रॉन्ग, जो भी आपका प्रिंसिपल है, जैसे हमारे देश में है ना डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड स्टेट वाला जो डीपीएसपी, स्टेट एंड पॉलिसी, तो उसमें क्या प्रिंसिपल ऑफ राइट और रॉन्ग, क्या सही और क्या गलत है। व्हाट इज इनहेरेंटली वैल्यूएबल, क्या आपका वैल्यूएबल है। एम्फेसाइज द ड्यूटी, जस्टिस, इक्वलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल। और इसमें कह रहा है कि ये इस बात पे फोकस करता है कि सबको मतलब सबकी ड्यूटी पे ये जोर देता है, जस्टिस न्याय पे, इक्वलिटी पे और रिस्पेक्ट फॉर ऑल, और सबके रिस्पेक्ट की बात कर रहा है, रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्ट प्रैक्टिकल बेनिफिट। यानी डायरेक्ट प्रैक्टिकल बेनिफिट न करके ये किस पे फोकस करता है, जस्टिस पे, इक्वलिटी पे। यानी डायरेक्ट प्रैक्टिकल बेनिफिट पे जो होता है वो फोकस नहीं करता। ये मोरल रीज़न में आपको बताया गया, ठीक है। आगे देखिए, जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक चीज़ और दिखता है, पावर, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो पहला हमारा डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन में क्या आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो अब देखते हैं ना, जैसे मैंने डिस्कस भी किया था बहुत पहले कि जो पावर, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, बिकॉज इट अलाउड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात, तो आप देखते हैं यहाँ पे आपका लेजिस्लेचर, फिर आपका एग्जीक्यूटिव, फिर आपका जुडिशरी आता है। क्या आता है आपका? जुडिशरी। तो इसमें मैंने बताया था आपको कि लेजिस्लेचर है वो लॉ मेकर, वो क्या आपका लॉ मेकर है। ये क्या है आपका टू इन्फोर्स लॉ। और ये क्या है? टू इंटरप्रेट लॉ। अब इसमें क्या, ये लॉ मेकर हैं, ये लॉ को, कानून को लागू करते हैं और ये इंटरप्रेट करते हैं, देखते हैं कि जो लॉ है, जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव, उसके द्वारा जो लॉ लाया गया फिर एग्जीक्यूट किया गया, वो सही है कि नहीं है। ये इनका काम है, जुडिशरी का, ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिवीज़न क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सबके अपने अलग अलग काम हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, लेकिन सबके अपने अपने अलग पावर हैं और सबका अपना अपना एक अलग जगह है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा है, ठीक है। तो इसमें सबका लेजिस्लेचर का अलग पावर है, एग्जीक्यूटिव का अलग पावर है और जुडिशरी का अलग। तो लेजिस्लेचर में लॉ मेकर होते हैं और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। रीज़न उसका क्या है कि जो लॉ मेकर्स होते हैं, जैसे लेजिस्लेचर में क्या आपके होते हैं, एमपी और एमएलएज होते हैं, एमपी और एमएलए। एमएलए आपके सेंट्रल लेवल पे होते हैं और एमएलए जो आपके, एमपी जो है सेंट्रल लेवल और एमएलए जो होते हैं आपके स्टेट लेवल पे होते हैं। तो एमएलए स्टेट लेवल पे लॉ बनाते हैं और एमपी सेंट्रल लेवल पे। अब ये जो एमएलए, ये जो एमपीज़ जो हैं, जो लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं, इसमें से कुछ मेंबर जो हैं वो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं। यानी जैसे मोदी जी हुए, राजनाथ जी हुए, निर्मला सीतारमण जी हुए, ये सारे लोग क्या एक तरह से एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन ये लोग किसका रोल प्ले कर रहे हैं, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव का। परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो भी सेलेक्टेड लोग होते हैं जैसे ISPCS होते हैं, वो क्या होते हैं, परमानेंट। और टेम्पररी में आपके क्या होता है, नेता नगाड़ी जो होते हैं वो लोग होते हैं। कर सच सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। और ये हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर है, उसका हॉरिजॉन्टल डिवीज़न करने का रीज़न क्या है कि नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर नो। ईच ऑर्गन चेक अदर, हर एक ऑर्गन जो होता है एक दूसरे को क्या करता है,
चेक करता है। जैसे आप देख लीजिए, जैसे मोदी जी एग्जीक्यूटिव, मोदी जी ने बोला कि भाई शाम को 8 बजे की 500 का और 1000 का नोट बंद, तो जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर है, जो अदर जो अपोजिशन में है, वो तुरंत इसका विरोध करते हैं। तो आप कह सकते हैं ना कि आर्गन एक दूसरे को चेक करते हैं। फिर मान लीजिए कोई एग्जीक्यूटिव, चाहे परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो चाहे टेम्पररी एग्जीक्यूटिव, या फिर गवर्नमेंट कुछ गलत तरीके से इंडिविजुअल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, तो जो जुडिशरी है उस पर तुरंत एक्शन लेती है। तो वही कह रहा है कि ईच आर्गन जो है, हर एक आर्गन जो होता है एक दूसरे को चेक करता है, और ये लेजिस्लेचर भी करते हैं। देखते हैं आप लोग, अगर कोई एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव कोई गलत काम करता है तो हमारे MP MLA हमारे साथ, लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, ठीक है। दिस रिजल्ट इज बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब हॉरिजॉन्टल डिवीजन की वजह से जो पावर है वो बैलेंस हुआ है, ठीक है। इवन थ्रू द मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। तो कह रहा है कि जो भी आपके मिनिस्टर्स होते हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द पार्लियामेंट यानी सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट असेंबली मतलब MLA। ऑल्दो जज आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, अब देखिए जो जज होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपॉइंट होते हैं। दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। तो आप देख सकते हैं कि जज जो है वो अपॉइंट किया जाता है एग्जीक्यूटिव से। एग्जीक्यूटिव दो तरह के होते हैं, परमानेंट और टेम्पररी। कह रहा है कि ये एग्जीक्यूटिव से क्या होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन इनका फंक्शन क्या होता है, चेक करना होता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के वर्क को। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। और ये जो आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, तीनों जो आर्गन है, एक एग्जाम्पल है किसका, आपका चेक एंड बैलेंस का। सेकेंड है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। अब गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, जिसको हम लोग देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गवर्नमेंट फॉर इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट अ प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, सच जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो आपका एक इंटायर कंट्री, पूरे देश के लिए, और एक गवर्नमेंट आपका प्रोविंशियल और रीजनल, यानी आप बोल सकते हैं कि इंटायर कंट्री का मतलब कि आपका पार्लियामेंट, और मतलब संसद भवन, या बोल सकते हैं कि मोदी जी जो हैं वो किसको दिखाते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंटायर कंट्री को, ठीक है। और गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल लेवल, तो योगी जी को बोल सकते हैं कि वो प्रोविंशियल लेवल पे हैं। सच जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। तो जो पूरे देश के लिए जो गवर्नमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। वी रिफर इट एज अ सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट को हम लोग सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। द गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल इज आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्री, ठीक है। मतलब वही बता रहा है कि अलग कंट्री में अलग नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको समझ में आया, पूरे इंटायर कंट्री के लिए जो गवर्नमेंट है उसको फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, और आपको क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट रीजनल लेवल पे होती है, प्रोविंशियल लेवल पे होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलो इन ऑल कंट्री, ठीक है, ये हर एक कंट्री में आपका नहीं है। देयर आर मेनी कंट्री वेयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, बट इन दोज कंट्री लाइक आवर वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। हमारे देश में देखिए अलग अलग लेवल है गवर्नमेंट का, आपका सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, ठीक है, और आपका ये जो थर्ड लेवल पे आता है पंचायती राज आता है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट दे डिड इन बेल्जियम। और यही आप देखते हैं कि अलग अलग लेवल जो होता है बेल्जियम में आपको दिखता है, सेंट्रल लेवल बनता है, स्टेट लेवल बनता है, और कम्युनिटी गवर्नमेंट बनता है, ठीक है। बट वॉज रेफ्यूज इन श्रीलंका, लेकिन ये चीज़ श्रीलंका में नहीं होता है। दिस इज़ कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। इसको बोलते हैं फेडरल, मतलब एक टायर, दो टायर, तीन टायर में जब गवर्नमेंट डिवाइड होता है तो उसको बोलते हैं फेडरल पावर, ठीक है। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंड टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन स्टेट गवर्नमेंट सच एज द म्यूनिसिपैलिटी एंड द पंचायत। तो इंडिया की बात कर रहा है कि सेंटर के बाद स्टेट हुआ, और स्टेट के बाद जो तीसरा लिए, पहला लेवल हुआ, दूसरा लेवल, और तीसरा लेवल क्या हो जाएगा, अब म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत, ठीक है। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन। अब इसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन का मतलब ऊपर से नीचे, सेंटर, स्टेट और पंचायती राज, थर्ड लेवल।
तो आप इंडिया की बात करते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी कि सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसमें एक आपका आता है यूनियन लिस्ट। क्या आता है आपका? यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसे एरिया जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी रूल बना सकते हैं। कुछ आता है स्टेट, तो स्टेट जो होता है उसको अलग से दिया जाता है जिसमें आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। और तीसरा होता है आपका कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिल करके काम करता है। ठीक है, पढ़ेंगे सेंटर जैसे ऐसे समझिए कि ऐसे समझिए एक बार, यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और थर्ड है आपका कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें क्या होता है? यूनियन का काम होता है, इसमें स्टेट का होता है। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मिल करके काम करते हैं, और अगर किसी डिसीजन पे कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन गवर्नमेंट को प्रेफरेंस मिलता है। ठीक है, इसको इस वजह से इसको वर्टिकल डिवीज़न कहते हैं। हॉरिजॉन्टल डिवीज़न का मतलब कि ऐसे डिवीज़न है आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। वर्टिकल डिवीज़न क्या आपका? ऐसे है, सबसे ऊपर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर बीच में आपका स्टेट, और लास्ट में आपका क्या है? कम्युनिटी गवर्नमेंट बोल सकते हैं, या फिर पंचायती राज इंडिया के पर्सपेक्टिव से बोल सकते हैं। तीसरा वाला भी इम्पोर्टेंट आपका पावर जो होता है वो शेयर होता है डिफरेंट से सोशल ग्रुप को, और वो किस आधार पर होती हैं? सब रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप होते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया में रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, रिलीजियस का मतलब क्या होता है? धर्म के आधार पे, और लिंग्विस्टिक का मतलब भाषा के आधार पे। ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज़ गुड एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट। आप देख सकते हैं कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है बेल्जियम में वो लैंग्वेज के आधार पे होती है। किस आधार पे होती है? तो यहाँ पे आपको बोल रहा है सोशल ग्रुप, तो यहाँ पे दो सोशल ग्रुप के बारे में बात किया गया, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्टिक का एग्जांपल आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम का, जिसमें डच होते हैं, फ्रेंच होते हैं और जर्मन्स होते हैं। तो ये अपनी गवर्नमेंट चुन सकते हैं ताकि अपने लैंग्वेज का ध्यान ख्याल रख सकते हैं। अगर रिलीजियस की बात करेंगे तो इंडिया में आप देखिए, तो इंडिया में आप देख रहे हैं रिलीजियस पर्सपेक्टिव से जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे हिंदुओं का हुआ, मुस्लिमों का हुआ, तो इनको भी पावर दिया जाता है। इन सम कंट्री देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट। बहुत से देशों में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट, मतलब कि संवैधानिक या कानूनी रूप से उनको अधिकार दिया गया, मतलब अपने लैंग्वेज को और अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब पावर शेयर किया गया। वेयर सोशली वीकर सेक्शन एंड वीमेंस आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। और उसमें आप एक ये देख सकते हैं कि वीकर सेक्शन या वीमेंस होती है, जैसे हमारे पार्लियामेंट में देखते हैं कि वीमेंस को 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। लास्ट ईयर वी स्टडी द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी को हर साल जब भी इलेक्शन होता है तो रिजर्व कहता है कि भाई यहाँ से महिला ही चुनाव लड़ेगी, तो वहाँ पे वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, आगे देखिए, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीन टू द गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप। और इस वजह से जो रिजर्वेशन होता है वो अलग अलग सोशल ग्रुप के लोगों को मौका देता है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे गांव में अगर हम बात करते हैं कि एक गांव है, उसमें आपको चुनाव लड़ना है। ठीक है, तो उसमें आप बोल सकते हैं कि इस पूरे गांव में जो कैटेगरी है वो पहले जनरल है, फिर आपकी ओबीसी है, ठीक है, फिर आपका एससी है, फिर आपका एसटी है। तो इसमें जो सीटें होती हैं वो ओबीसी और एससी एसटी के लिए रिजर्व होती हैं। जैसे जनरल सीटें रहेंगी तो ये चारों पार्टिसिपेट करेंगे, ओबीसी सीट हो जाएगी तो ये तीनों पार्टिसिपेट करेंगे, एससी सीट हो जाएगी तो एससी और एसटी दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, और एसटी रहेगा तो केवल एसटी। इसमें इसका रिजर्वेशन का फ़ायदा क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ओबीसी सीट आ गई तो जनरल वाले जो हैं वो चुनाव लड़ ही नहीं सकते। जब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनको चुनाव लड़ाने के लिए या चुनाव में भाग लेने के लिए ओबीसी और एससी एसटी से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर सीट एससी के लिए रिजर्व हो गई तो जनरल और ओबीसी यानी इनका इन्फ्लुएंस एससी से क्या है? ज़्यादा है, इनका डोमिनेंस ज़्यादा है, तो ये तो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं दोनों। तो चुनाव कौन लड़ेगा? एससी और एसटी। एससी और एसटी को एकदम डायरेक्ट मौका मिलेगा और इन दोनों को इनसे कंप्रोमाइज़ करके रहना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि रिजर्वेशन की वजह से जो सबसे निचले दबे हुए लोग हैं एससी एसटी के, उनको मौका मिल रहा है। ठीक है, would feel alienated from the government. This method used to give minority community a fair share in power. कह रहा इस मेथड से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको एक सही मौका मिलता है पावर लेने का। ठीक है, आगे हम देखेंगे पावर शेयरिंग जो है वो
आपका पॉलिटिकल पार्टी में भी देखने को मिलता है, प्रेशर ग्रुप में भी मिलता है और मूवमेंट में मिलता है। कंट्रोल और इन्फ्लुएंस those in power. In democratic, citizen must have freedom to choose among various contender for power. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों को एकदम पूरी आज़ादी होती है कि वो किसी को मतलब किसी को भी वो चूज कर सकते हैं। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग द डिफरेंट पार्टी, जिसकी वजह से आज के डेट में जो भी जहाँ भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे एक कंपटीशन बढ़ गया पावर को लेकर के। सच कंपटीशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन द वन हैंड, और ये कंपटीशन बताता है कि पावर अब एक लोगों के हाथ में नहीं रहने वाला। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल ग्रुप। कह रहा है कि अगर लंबे समय के लिए देखा जाए तो पावर शेयर करना बहुत ज़रूरी है, और जब पावर शेयर होता है अलग अलग लोगों के पास तो अलग अलग आइडियोलॉजी अलग अलग विचार के लोग होते हैं, तो उसके हिसाब से डेवलपमेंट होता है और हर एक एरियाज़ को दिमाग में रखा जाता है। समटाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन 2 और मोर पार्टीज फॉर्म अलायंस। कभी कभी ये जो पावर शेयरिंग होता है वो डायरेक्ट होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी क्या होती हैं एक दूसरे से मिलती हैं इलेक्शन कराने के लिए। जैसे आप लोग देखते हैं एनडीए का मतलब जो है आपका, हाँ बात करते हैं बीजेपी, तो बीजेपी आपका मेन पार्टी और इससे बहुत सारी छोटी पार्टियां मिली हुई हैं, तो इनको बोलते हैं हम लोग अलायंस। क्या बोलते हैं हम लोग? अलायंस। तो अब इसमें ये तीनों चारों मिल करके सरकार बनाती है। तो इसका एक एग्जांपल आप देख ही सकते हैं पावर शेयरिंग का, कि जैसे इसमें लिखा है ना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ मतलब एनडीए यानी बीजेपी, फिर इसमें इसके अंडर में कौन आता है आपका, नीतीश कुमार की पार्टी आती है आपका, फिर ये तेलुगु टीडीपी आती है, तेलुगु देशम पार्टी आती है, टीडीपी आती है, फिर आप देखेंगे कि वो जो राजभर जी हैं उनकी पार्टी आती है, ओम प्रकाश राजभर। अब इसमें देखिए कि सबसे ज़्यादा सीट बीजेपी की है, लेकिन जो बेनिफिट है वो तगड़ा बेनिफिट आपको नीतीश जी को भी मिल रहा है, टीडीपी को भी मिल रहा है और ओम प्रकाश राजभर, मतलब इनकी कम कम सीटें फिर भी ये मंत्री बने हुए हैं। तो वही कह रहा है कि जो पावर होता है वो अलग अलग जो भी अलायंस होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और अपने स्पेसिफिक एरिया अपने स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। इफ़ दे फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट, और इसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें पावर शेयर होता है। वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ट्रेडर बिजनेसमैन इंडस्ट्री। फिर क्या होता है, हमको ग्रुप मिलता है। इंटरेस्ट ग्रुप का मतलब कि जो प्रेशर ग्रुप का काम करता है, जैसे महिला आयोग जो है ये महिलाओं का ग्रुप है। अगर कोई भी रूल रेगुलेशन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी कुछ उस तरह का काम करती है जिस पे महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, महिलाओं को परेशान किया जा रहा है, तो ये महिला आयोग उसका विरोध करती है। फिर आप देखते हैं स्टूडेंट यूनियन, जो स्टूडेंट ग्रुप हैं उनकी अपनी एक यूनियन है, वो ग्रुप है, वो भी गवर्नमेंट के ऊपर क्या करते हैं, दबाव बनाते हैं। फिर ये ट्रेडर्स होते हैं, इनका भी ग्रुप होता है। बिजनेसमैन होते हैं, इनका भी, मतलब ये इनका ग्रुप जो होता है, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री को लेकर के कड़े कानून लेकर के आती है, तो इनका जो ग्रुप है वो विरोध करता है इसका। फार्मर्स जो होते हैं, किसान सभा, किसानों के खिलाफ कोई बिल वगैरह पास होता है जिससे किसानों को नुकसान होता है तो किसान भी इसका विरोध करते हैं। आपने देखा ही होगा कि 6 महीना साल भर पहले दिल्ली में तगड़ा पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान विरोध किए थे, ठीक है। वही कह रहा है कि थ्रू द पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, थ्रू द पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट कम्युनिटी और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कह रहा है कि इस वजह से जो पार्टिसिपेशन है लोगों का ज़्यादा बढ़ जाने से जो भी डिसीजन लिया जाता है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। बाकी ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, बाकी जो भी एक्सरसाइज उसको करिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।